नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ अब पेट्रोल 101 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल के दाम 92 रुपये के पार हो गए हैं। बता दें कि देश भर में महंगे पेट्रोल से लोग परेशान हैं। लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है और इस बीच बीते 9 दिन से तेल की कीमतों पर महंगाई की मार जारी है। बता दें कि स्थानीय करों के आधार पर राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे अधिक महंगा है। अगर चारों राज्यों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर है, डीजल 100 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 106 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 96 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर है। और कोलकाता का अगर जिक्र करें तो कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 95 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर पर हो पहुंच गया है। बता दें कि 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए थे, तब से अब तक सिर्फ 24 मार्च को छोड़कर हर रोज कीमतों में उछाल आया है। 29 मार्च की बढ़ोतरी को जोड़ लें तो 9 दिनों में पेट्रोल 5 रुपये 60 पैसे महंगा हो गया है। बता दें कि 24 मार्च को पेट्रोल के दाम स्थिर थे, वहीं दूसरी तरफ तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर जहां एक तरफ लोगों में गुस्से की लहर है तो वहीं विपक्ष भी कड़े तेवर अपनाए हुए है और इसी कड़ी में विपक्ष की तरफ से हर रोज धरना प्रदर्शन अब किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने तो 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त अभियान चलाने का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव निकले तो एक बार फिर से तेल की कीमतों ने रफ्तार पकड़ ली। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि तेल के दाम उनके दायरे में नहीं आते, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर तेल के दाम सरकार के दायरे में नहीं है तो चुनाव के दौरान तेल के दाम आखिर स्थिर क्यों थे, ये सोचने का विषय है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब फिल्म टैक्स फ्री हो सकती है तो पेट्रोल डीजल टैक्स फ्री क्यों नहीं किए जा सकते। आज केंद्र सरकार क्यों लगातार उस पर टैक्स भी बढ़े हैं पिछले 7 सालों में, और अब कच्चे तेल की कीमतें पिछले 7 दिनों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 रुपये 80 पैसे से बढ़ गई। तो मेरी तो गुजारिश ये है केंद्र सरकार से कि तड़पा तड़पा के ना मारे, एक साथ जितना बढ़ाना एक बार बता दें, क्योंकि वो देश के लोगों को और 5 राज्य के लोगों को जो इनाम देना चाहती है उनको, जो क्योंकि लोगों ने भाजपा को वोट दिया, वो जो इनाम 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ा के पेट्रोल और डीजल के वो देना चाहती है, वो दे दे, ताकि किसान को, मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को और देश के सभी उन लोगों को पता चले कि चुनाव होते हैं जब पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ते हैं। चुनाव खत्म होते ही नतीजे आ जाए, उसके 2 दिन बाद पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल के भाव को बढ़ने से रोकना है तो देश में हर साल निरंतर हर महीने चुनाव जरूरी है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के सारे निर्णय सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होते हैं। उनको जन भावनाओं का, मध्यम आय वर्गीय लोगों की पीड़ा का, निम्न आय वर्गीय लोगों की पीड़ा का, किसानों की पीड़ा का उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तड़पा तड़पा के मत मारिए। आपको 20 रुपये 25 रुपये प्रति लीटर जो वृद्धि करनी एक साथ कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि आपके चुनाव के पहले का चेहरा और आज के चेहरे में क्या अंतर है। देखिए, ऐसा है कि पूरे विश्व में एक अभूतपूर्व संकट कोरोना के रूप में हमने देखा, और अभी ख़ास तौर पे इस क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि यूक्रेन और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स होने के साथ साथ हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है उससे आम जनता के जेब में कम बोझ पड़े। हम इसके लिए सुनिश्चित कुछ ना कुछ करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसमें और गिरावट आएगी। ये माने जो सरकार तर्क दे रही है कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसी का प्रभाव है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम पदार्थों का दाम जो है बढ़ रहा है।
वो ऐसा बहाना है जिसमें आगे जो है गुंजाइश है कि अभी जो बढ़ा है 3 मरतबा आगे और बढ़ने वाला है। तो ये हम लोग जो विरोधी दल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध का वजह वाजिब है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के का अर्थ है तो माने आवागमन है, माल ढुलाई है, सब कुछ महंगा हो जा रहा है। अब माल ढुलाई से जो जिन्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो पहले ही इस देश में के लोगों का जेब इतना ढीला है कि खरीदारी जो है लोग कम कर रहे हैं। ज़रूरत की चीज़, इवन थाली में जो चीज़ है, अब दाम बढ़ता है, उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने कह दिया कि हम जो है 3 हफ्ता या 4 हफ्ता और जो है हम राशन मुफ्त का देंगे, लेकिन देश के बाकी लोगों का क्या होगा। तो सरकार अगर दाम को नियंत्रित नहीं कर पाती है तो जो गरीब तबका है उसको कम से कम राहत के तौर पर अनाज, सब्जी, तेल, ये बाकी चीज़ों का मुहैया करावे। तो तेल के दामों में आग लगी है। रोज डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है और इसकी जो मार है वो आम जनता को झेलनी पड़ रही है। आज महंगाई के मुद्दे पर ही हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, आपका उनसे तारुफ कराएंगे। तो सीके ठाकुर साहब जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। सीके ठाकुर साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल आनंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी, भाई डीजल पेट्रोल के दाम तो हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये सवाल तो उठना लाजमी भी है। खैर, अब ये बात पुरानी हो गई, सभी उठा रहे हैं। अब तो जनमानस, हर बच्चा बच्चा कह रहा है कि चुनाव के दरमियान आखिर क्यों स्थिर हो जाते हैं डीजल पेट्रोल के दाम। हम केवल जानना ये चाहेंगे आपसे कि आखिर ये अभी तक कब तक चलता रहेगा, ये सिलसिला जो कारवां बढ़ता जा रहा है आगे, ये कब तक, अभी कब थमेगा। देखिए, एक सच्चाई है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और हमारे देश के जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा आश्रित है पेट्रोल डीजल के ऊपर ही आश्रित। ये एक पहली सच्चाई। दूसरी बात ये है कि हमारे देश के ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़े, चाहे वो आप कोरोना महामारी से करें या युद्ध जो चल रहे हैं, आवाज गड़गड़ कर रही है, उसकी वजह से भी अपने ही देश की नहीं अन्य देशों के भी हालात जर्जर हुई है। लेकिन फिर भी सरकार का ये अहम प्रयास रहा है कि हम आम आदमी को टैक्स से दूर रखें, मतलब महंगाई से दूर रखें। और जो महंगाई बढ़ाने की बात थी, अन्य क्षेत्रों में जो टैक्सेस बढ़ाने की बात थी, उसको सरकार ने न्यूनतम रखने का कोशिश किया है। तीसरी बात, अगर हम इसको बिंदुवर तरीके से बात करें तो एक आम आदमी होने के नाते ये एक सच्चाई है जिसको मैं भी आपके चैनल के माध्यम से एक्सेप्ट करता हूं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसको कम करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं ये भी सराहनीय है। क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो हम लगभग 80% 80 से 85% जो हम बाहर से कच्चे ऑयल को मंगाते हैं, अपने यहाँ मंगाते हैं, तो ये जो डिपेंडेंसी है इसको भी, इसके विकल्प को तलाशने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसी की देन है जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं या सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियों की बात करते हैं या अन्य प्रकार के उपकरण का आविष्कार की बातें कर रहे हैं। ये ध्यान में सरकार रखी और इसके ऊपर केंद्रवाद तरीके से इसके ऊपर चर्चाएं भी हो रही है। और कल जो राज्यसभा के अंदर जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एक बताया था, जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया था कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसको क्या कम करने के लिए सरकार क्या प्रयासरत कर रही है, और एक जवाब जो एक विश्वास के साथ एक जवाब जो हर व्यक्ति जिसका इंतजार कर रहा था उसके लिए। और जहां तक
इसकी बात है कि अगर हम जब मुखर होते हैं हर एक मुद्दे को लेकर, तो हम चर्चा जब आगे बढ़ाएंगे तो हम उस बातों पे भी टिप्पणी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे देश की जो यथा स्थिति है उसको ठीक करने और सामान्य स्तर पे लाने नहीं, में अच्छी थोड़ा बात वक्त है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो किया जा रहा है और तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं राहुल आनंद जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जब आएंगे तब आएंगे। अभी जो आम जनता को मार झेलनी पड़ रही है उससे राहत कैसे मिले इस आम जनता को? कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अभी एक बैरल पे जो क्रूड ऑयल का जो कीमत है वो भी अभी बढ़ा हुआ है। मैं आपको दूसरी ओर यहाँ भी ले चलना चाहूंगा कि जब कम था, हर वक्त एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब कम था तो फिर आप क्यों नहीं कम किए। मैं इस पे भी आपको जवाब दे दूं कि जब कम था तो उस समय जो ऑयल बॉन्ड का प्रेशर था, उसके बाद फिर जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई, आपको याद होगा कि -27 हमारे देश का जीडीपी चला गया था। जब चरमरा गई और हर व्यक्ति को रक्षा करने के लिए जब सरकार तत्पर हो गई थी और जब हमने कोरोना वैक्सीन बनाई और सब लोगों को दिया और एक मित्रत्व संबंध दूसरे देश से रखते हुए दूसरे देशों को भी दिया गया जो विदेशी कूटनीति के तहत आती थी, तो इस जो तय समय के अंदर जिन लोगों की मदद की गई और सरकार का जो धर्म था, जो कर्तव्य था, उसमें भी हम चुके नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, जो ऑयल बॉन्ड की भी हम लगातार जो चर्चा करते आते हैं और कांग्रेस के हमारे सारे मित्र जब चर्चा में बैठते हैं तो इस बात पे जरूर जिक्र करते हैं कि ऑयल बॉन्ड तो जारी किया गया था एनडीए की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किया गया था। तो मैं बिल्कुल आपके इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उस समय जो ऑयल बॉन्ड था वो 9,000 करोड़ का था। लेकिन जब यूपीए 2014 में जब सत्ता में जब तक थी तो उस समय लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का हो गया था। और यही नहीं, जो मैच्योरिटी की बात है, देखिए टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात मैं आपको समझा सकता हूँ, जो पैनलिस्ट हमारे बैठते हैं वो सारे लोग समझते हैं, लेकिन जनता के लिए जो सरकार को करना है, जनता को ये समझना और उनको जागरूक भी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सच्चाई है वो भी उनके नजर में रहनी चाहिए। लेकिन जो सत्ता चलाता है, जो सत्ता पे स्थापित है, उसकी भी ये अहम जिम्मेदारी होती है कि उसको कैसे वो कंट्रोल करे। तो जो रूस से जो मित्रवत संबंध निभाते हुए जो सस्ते क्रूड ऑयल खरीदने की जो हमने प्रयास किया है, ये भी एक सराहनीय है। और जो हम बात करेगा भारत में प्रत्यक्ष रूप से अगर विदेशी निवेश प्राप्त करने की बात करें तो वो हमारे देश में, हमारा देश 5वें स्थान पे आ गया है। तो कुछ अच्छाई भी है तो कुछ खराबी है, तो उसको भी कम करने का प्रयास सरकार कर रही है। जी सीके ठाकुर जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और बहुत डीपली अभी जानकारी दी राहुल आनंद जी ने। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे सब जो सवाल उठा रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसको स्थगित कर देंगे क्या? आप तो 31 तारीख से 7 अप्रैल तक जो है 3 चरणों में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, सड़क पर उतरने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो राहुल आनंद जी समझा रहे हैं, कांग्रेस को क्या समझ में नहीं आ पा रहा है क्या? कांग्रेस में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकल चीज़ें तो उनको ज़्यादा, जनता तो एक बार नहीं समझ पाएगी, लेकिन ये जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है, ये तो टेक्निकल चीज़ें इनको समझ जानी चाहिए। योगेश भाई, मुझे लगता है कि राहुल जी का वो ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। जहां से जो इन्होंने कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए का बोझ था, कर्ज था, ये कर्ज जो है आज के डेट में मुझे लगता है कि 123 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये 123 लाख करोड़, 100 प्लस चला गया है। ये मुझे आंकड़ा ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास आंकड़ा है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि राहुल जी इस आंकड़े को ठीक से रखिए। प्रति व्यक्ति जो है बोझ ऋण का इतना बढ़ गया है, जब से यूपीए सरकार गई है तब से 100 प्लस 100 गुना ज्यादा उसके ऊपर बोझ बढ़ गया है, प्रति व्यक्ति ऋण किया है हिंदुस्तान की। और जिस मंशा से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लाया था भारत की जनता ने, उनको लगा कि शायद ये नरेंद्र मोदी जी मेरा कल्याण करने वाले हैं, मुझे बहुत अधिक यहाँ सहायता देंगे, पैसे देंगे, लोगों को सुविधा पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल समझिए कि ये तो पूरी तरह से व्यापारी निकले। ये शासक नहीं, ये व्यापारी है, व्यापारी शासक है। ये जिस ढंग से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में राज करने के लिए, उसी ढंग से यह सरकार आई है और जनता का दोहन कर रही है। इसके पास देखिए एक चुनाव का समय पूछता रोज है,
पुष्कर रोज राम मंदिर है और हिंदू राष्ट्रवाद है, हिंदूवादी व्यवस्था है, बस यहीं पे जनता वहां इनके सेंटिमेंट में आ जाती है और इनको पुनः सरकार बन जाती है कहीं न कहीं। और जब जब चुनाव होता है तब तक उस दाम को स्थिर रखा जाता है, जनता को भुलावे में रखा जाता है। मुझे लगता है कि भारत की जनता को भूलने की बहुत सारी आदत है, शायद इसलिए उनका ये फायदा उठा रहे हैं और तत्कालिक जो व्यवस्था होती है उस पर ले जा करके सरकार चलती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और पुनः सरकार में आते ही उस पर कोरा बरसाना शुरू करती है। जैसे अंग्रेज कोरा बरसाते थे कि तुम मेरी व्यवस्था में चलो, तो इनका कोरा जो है वो दिखने वाला नहीं होता है। इनका कोरा महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इनका कोरा जो है बेरोजगारी है। इन तमाम चीजों को लेकर के ये जनता पे सितम ढाती है, जनता इसको समझ नहीं पाती है। ये बहुत ही भारत की जनता जो है काफी सीधी सादी है, जिसका ये फायदा उठा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आज के डेट में समझिए कि सबसे बड़ा ये महंगाई का रावण बन के बैठे हुए हैं और जनता पर सितम ढा रहे हैं। इसको सोचने समझने की जरूरत है और कांग्रेस इसलिए उनके आंख को खोलना चाहती है कि आप जो महंगाई पर इस ढंग से लोगों को महंगाई करके लोगों का पेट का निवाला छीनना चाहते हो, लोगों को भूख और भ्रष्टाचार से ग्रसित करना चाहते हो, आप उसको चेतो, नहीं तो फिर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इसलिए कांग्रेस उस आंदोलन को लेकर के जा रही है। योगेश भाई, क्या तैयारी है 31 तारीख से 7 तारीख तक जो आपके ये 3 चरणों में बताया गया है, तो क्या तैयारी है जी अब तक की? देखिए, हम पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हर जगह अपने लोगों को, आमजन को, कांग्रेस के लोग, सारे लोग वहां उपस्थित होंगे और सरकार के महंगाई के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। सरकार जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और जो बेरोजगारी और महंगाई का जो पराकाष्ठा है इस देश में, उसके खिलाफ जनता को जगाने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार को आंख खोलने का काम करेंगे कि नहीं, आप भ्रष्टाचार कम करो, आप महंगाई कम करो, नहीं तो फिर आपको हम चैन से जीने नहीं देंगे। चाहे वो पार्लियामेंट में जाएंगे या फिर विधानसभा हो, कहीं का भी वहां पर उठेगी ये मुद्दे। देखिए, आरबी उपाध्याय जी को जो है, जब आप आंकड़े बता रहे थे, राहुल आनंद जी आंकड़े बता रहे थे, तो मेरे तो खैर, मैंने एक बात कही कि जनता कहाँ आंकड़े समझ पाती है। जनता को तो मतलब होते हैं सीधे सपाट, मतलब होता है कि भाई उसको कितने रुपए में सामान मिल रहा है और अगर वो कोई सामान दे रहा है तो उसका कितने रुपए में सामान जा रहा है। ये आंकड़े जो है मेरे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गांव देहात क्षेत्र में बैठी हुई जनता जो है वो कहाँ समझ पाती होगी। आरबी उपाध्याय जी को खुद जब मुहाई आने लगी थी, नींद आने लगी थी, जबकि आरबी उपाध्याय जी मुझे लगता है कि बखूबी आंकड़ों को समझ रहे होंगे। तो आंकड़ों से परे उठ करके रिजल्ट क्या आ रहा है या रिजल्ट क्या देना चाहिए, इन चीज़ों पर मुझे लगता है कि ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए और ज़्यादा बातें होनी चाहिए, जो आम जनता बहुत आसानी से कैच कर ले, सीधे तरीके से पकड़ ले कि हम और आप कहना क्या चाह रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी, देखिए योगेश, गलत चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जनता की तकलीफों का ध्यान रखना सरकारों का दायित्व है। और पेट्रोल डीजल जिस तरीके से कंटिन्यूअस बढ़ता चला जा रहा है, कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। कब ब्रेक लगेगा कोई नहीं बता रहा है। और देखिए, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। मैं कहता हूं महंगाई भी बढ़े, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी आमदनी भी तो बढ़े। मेरी आमदनी वही सीमित है, आमदनी घट रही है, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में सरकार का दायित्व होता है कि वो आम आदमी को कुछ राहत पहुंचाए। मैं सुन रहा था राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि जनता को जागरूक करना है और कोरोना काल में बहुत सारा वैक्सीनेशन फ्री लगाया है और अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव है। ये सारी चीजें हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सरकार को रास्ता निकालना आना चाहिए। चाहे वो ऑयल बॉन्ड के थ्रू है, चाहे वो उसके ऊपर टैक्स कम करके है, कुछ न कुछ रास्ता जिससे कि जनता के ऊपर जो बर्डन आ रहा है उसको कम किया जाए। देखिए, लोगों में गुस्सा है। विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं बढ़ा कीमत?
और विपक्ष पहले ही आशंका जाहिर कर रहा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा रेट बढ़ेंगे। हमें भी दिख रहा था, हम भी अलग अलग चैनल पे हम कह रहे थे कि 15-20 रुपए लीटर का इजाफा कीमतों को अगर मीट आउट करना है, कंपनियों का घाटा अगर रोकना है तो इतना आपको करना पड़ेगा। लेकिन क्या जनता उसके लिए तैयार है? जनता की पॉकेट का भी ध्यान रखना सरकार का दायित्व है। जो अच्छे काम किए, ठीक है, फ्री वैक्सीन लगाई, लेकिन फ्री वैक्सीन भी बहुत सारे लोगों ने खरीद के भी लगवाई। आप ये कह रहे हैं सबको फ्री लगी है, ये भी जस्टिफाई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसके लिए पे किया है और पे करके वैक्सीन लगवाई है। ये बात अलग है कि हाँ बहुत सारे लोगों को फ्री राशन भी मिला। तो देखिए, जिसको फ्री राशन मिला, आपने इसका ख्याल रखा, उसने वोट किया है, उसने पे किया है, आपने राशन दिया, उसने वोट दिया आपको। अब आप उसको एक दर्द दे रहे हैं तो कराएगा तो जरूर। जब कोई भी आदमी दर्द से पीड़ित होता है, किससे गुहार करेगा? सरकार से गुहार करेगा, सरकार से उम्मीद करेगा, कहेगा मालिक कुछ राहत दो। तो जनता राहत की उम्मीद कर रही है। कोई ना कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। ठीक बात कर रहे हैं। जिससे कीमतें कंट्रोल हो, इन पर ब्रेक लगे। अनिश्चितता का जो माहौल है कि कितने दिन बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, खत्म होना चाहिए। और कांग्रेस तो कह रही है अगर आप बढ़ा रहे हैं तो एक साथ बढ़ा दीजिए, क्यों धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं भाई? एक साथ 10, 12, 25 रुपए जो भी बढ़ाना हो। अभी गौरव वल्लभ पंत को हम सुन रहे थे, वो गौरव वल्लभ जी को, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अगर बढ़ाना है तो 10, 12, 15 रुपए, 25 रुपए जो भी बढ़ाना हो बढ़ा दीजिए। सरकार ये मानती है कि धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो जनता में उतना आक्रोश नहीं आएगा या जनता को उतना महसूस नहीं होगा। तो गलत फहमी है। देखिए, जनता को कल भी महसूस हो रहा था, आज भी महसूस हो रहा है, और आप जिस तरीके से बढ़ाएंगे तो आगे भी महसूस होगा। देखिए ये स्ट्रेटजी इनकी देखिए कितनी अच्छी होती, कितनी शानदार होती है। अभी जिस दिन से ये बढ़ने, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं, अब तक में 5 रुपए कुछ पैसे बढ़ चुके हैं, और अभी एक दिन घट जाएंगे, 10 पैसे 15 पैसे घट जाएंगे तो बता देंगे कि अब घटने लगी है। मतलब 5 रुपए इतनी जल्दी बढ़ चुके हैं, ये हैरान कर देने वाली बात है। वो एक स्ट्रेटेजी होती है कि 20 रुपए लीटर बढ़ा दीजिए, 1 रुपए लीटर कम कर दीजिए, तो हो गया, राहत भी पहुंचा दी हमने और हमारा काम भी हो गया। यानी पैसे भी बढ़ गए, हम भी खुश, सरकार भी खुश, सबको, जनता के बीच में भी एक मैसेज चला गया कि हमने कम किए हैं। हाँ, लेकिन एक गलत फहमी है। जनता उन सब चीजों को समझती है और ये फॉर्मूले पुराने हो चुके हैं कि धीरे धीरे बढ़ाइए, 20 रुपए बढ़ा के 1 रुपया कम कर दीजिए। तो वो जनता भी अच्छी तरह समझती है, जनता मूर्ख नहीं होती। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल ये सोचता है कि जनता मूर्ख है, तो वो उसकी अपनी मूर्खता है। मैं मानता हूं कि भाई रेट बढ़े, लेकिन वही कांग्रेस ने भी तो किया था भाई। जब 125-30 डॉलर पर बैरल रेट था तब 60-65 में मिल रहा था। तो आज ऐसा क्या हो गया? और उस समय जब बीजेपी विपक्ष में थी, कहती थी कि रुपए का मूल्य गिरता है तो देश गिर जाता है, देश की साख गिर जाती है, देश की गर्मा गिर जाती है और महंगाई बढ़ती है। तो आपने देखा होगा चौराहों पर सिलेंडर लेकर, साइकिल पर क्या जबरदस्त प्रदर्शन करते थे। तो जनता तो ये उम्मीद करती है कि भाई आप तो महंगाई के खिलाफ थे, अब उसके पक्ष में कैसे खड़े हो रहे हैं? आज भी आपको वही धर्म निभाना चाहिए। तब बेरोजगार थे, अब महंगाई बर्दाश्त नहीं कीजिए। तो देखिए, ये सब चीजें कथनी करने का फर्क, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में होती है तब काम करने का तरीका अलग होता है। वही पार्टी सत्ता पक्ष हो जाती है तो वो उसके लिए महंगाई भी जायज है,
संसद न चलने देना बहुत बड़ा पाप है और बेरोजगारी कोई अभिशाप नहीं है, तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्र स्वाभिमान, मैं बार बार कहता हूँ योगेश, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। आज समय आ गया है, उसकी बात होनी चाहिए। विपक्ष को भी सिर्फ आंदोलन नहीं करना चाहिए, सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, कुछ रास्ता भी बताना चाहिए। सरकार के सामने वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखनी चाहिए कि देखिए इस तरीके से करेंगे तो कीमत कम हो सकती है। क्या कांग्रेस के मित्र बताएंगे कि भाई क्या तरीका है? कोई एक तरीका वो रखें अपना कि भाई इस तरीके से जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है। ठीक बात। तो जनता सत्ता पक्ष को देखती है तो जनता विपक्ष को भी देखती है, दोनों को आजमाती है। ठीक बात कह रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसके लिए कौन कितना चिंतित है, और खाली चिंता से पेट नहीं भरता है, काम करना पड़ेगा, नतीजे देने पड़ेंगे, रिजल्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल जी। राहुल आनंद जी, भाई जब आप विपक्ष में थे तो आपके पास तमाम सारे रास्ते थे, तमाम सारे उपाय थे, तमाम सारे तरीके आपको पता थे कि कैसे महंगाई पे कंट्रोल पाना है। खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये खुद जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आप देखा करते थे इनके बयानों, हालांकि अभी विपक्ष लगातार बीच बीच में कट करके वो डालता रहता है सोशल मीडिया पर, तो ये सब तरीके जो आपको जानकारी थी इन तरीकों की, वो तरीके सब कहाँ गए? अब तक तो मुझे लगता है कि ये सब तरीके पर इम्प्लीमेंट करने लेना चाहिए था और जनता को काफी राहत मिल जाती। देखिए योगेश जी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस समय हमारे देश के अंदर और बाहर का जो माहौल था वो परिस्थिति बिल्कुल दूसरी थी। जब हमने 2014 में सत्ता की कमान संभाली उस समय हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जो सत्ता पक्ष होता है वो हर वक्त उन सारी बातों से रूबरू होता है कि कहाँ हमारा लूप होल है, कहाँ हमारा क्या है। तो मुझे वक्त दीजिएगा, मैंने सारी चीजों को लिख रखा है। हाँ, बोलिए। और मैं सीके ठाकुर साहब के भी बातों का जो अंतर था मैं उसको भी दूर करूंगा, और जो आरबी उपाध्याय जी भी बैठे हैं, मैंने उनकी भी बातों को नोट किया है, मैं उनकी भी बातों पे प्रकाश डालूंगा। ठीक। उस समय हमारे देश की जो यथावस्था स्थिति थी वो काफी कमजोर थी, दयनीय थी, जो सब लोगों ने देखा और स्वीकारा भी। इस प्रकार से हमारे देश को लोगों ने आंख दिखाया और लोग चढ़ते थे हमारे ऊपर। कोई भी अगर अच्छा काम का इम्प्लीमेंटेशन अगर किया गया है, अगर जब किसी ने मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन जब किसी ने हमें आंख दिखाया है तो हमने उसके आंख को फोड़कर घर में घुस कर मारने का काम किया। ये मैं बता रहा हूँ 2014 से जब सत्ता में मोदी सरकार आई तब से लगातार कुछ प्रयास करके हमने बेहतरी करने का प्रयास किया। जो हम आर्थिक मोर्चे में हम कमजोर थे उसको हमने सशक्त किया। जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जहां तक बात करते हैं, अभी सीके ठाकुर साहब ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुवादी भी ये चले जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आज जो यूक्रेन की जो स्थिति हुई है वो कहीं हमारे जैसे देशों की भी ना हो जाए, इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए जो चुनौतियों का जो सामना भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमने जो अपने देश को सशक्त और मजबूत किया, उसी का देन है कि आज चाइना भी थोड़ा कदम पीछे हटाए हुए है और पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं होती है। और शांति और यमन की जो बात हम करते थे कश्मीर की, उस पर भी हमने कामयाबी हासिल की है, धीरे धीरे उनको शांत किया है। एक हमेशा एक ज्वलंत मुद्दा जो हर वक्त हमारे विपक्ष मुखर होते थे इसके ऊपर, तो मैं ये भी बता दूं कि अब तक लगभग जब से 370 हटा है तब से लगभग 35 लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को खरीदा है उस क्षेत्र में। 370 हटने के बाद मैंने ये भी आंकड़ा बताया। जो ये 9 लाख करोड़ की बात कर रहे थे तो वो 9 लाख करोड़ नहीं, 9,000 करोड़ था एनडीए की सरकार में, 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार में हुआ। लेकिन अभी का जो मेरे पास आंकड़ा है मैं आपको बता दूं कि 2200 करोड़ रुपए 2023 तक जमा करना है और 1,20,000 करोड़ रुपए 2023 से 2026 के बीच में जमा करना है। और जहां तक वैक्सीन देने की बात है तो बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी की बात से मैं सहमत हूं कि कुछ लोगों ने खरीद कर दिया था, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था और मैंने भी खरीदा था, मैंने भी खरीद कर ही लिया था वैक्सीन। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जो सक्षम है वो खरीदते ले, जिसको नहीं है सरकार दे रही है और सरकार उनको भी देगी। हमने ऑप्शन दिया था
आपको पसंद करना था कि आपको क्या करना है। कुछ लोग अगर देश के आर्थिक मजबूती के लिए खड़े हैं तो उनका भी हमें सम्मान है, और जो लोग नहीं ले पाए उनके लिए भी हमने प्रयास किया। अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो बिल्कुल वो दिन भी था जब राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, और एक वो भी दिन था जब संसद के अंदर कांग्रेस ने विरोध किया था। तो जो कैप की बात है, जो महंगाई की बात है, ये महंगाई हर ये आम बताइए, आदमी अच्छा के लिए एक चीज बताइए, मैं एक चीज बताइए राहुल आनंद जी, गांव का आदमी, हम ही मान लीजिए, हम घर में दीपक जलाने के लिए, प्रभु राम के चित्र के सामने दीपक जलाने के लिए घी का एक 250 ग्राम का डब्बा खरीद ना पाए, घी का 250 ग्राम का डिब्बा खरीद ना पाएंगे, तो क्या अयोध्या जाएंगे हम उतनी दूर दर्शन करने? हमें सोचना पड़ेगा। अरे ये सब काम किए, ठीक है, हम इसको नकार नहीं रहे हैं, हम तो इसको कह रहे हैं भाई, हमेशा कहें कि आप मुखर होकर के इन मुद्दों को उठाए हैं, और बहुत अच्छी बात है आपने उठाया, उसका आपको लाभ भी मिला, ये चीज हम नहीं कह रहे। लेकिन महंगाई को लेकर के अगर ये सब चीजें तर्क दिए जाने लगे कि हमने राम मंदिर बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वैक्सीन लगा दी, तो आम जनता, देखिए आप कह रहे हैं कि तब स्थितियां दूसरी थी, सरकार में कांग्रेस थी, अब स्थितियां दूसरी हैं, सरकार में आप हैं। जब हम स्टीयरिंग पे बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पता है जब बगल वाला बैठा होता है तो वो बताता है बस बिल्कुल बच गई, वो ड्राइवर को पता होता है कि कितने में उसको कब कट मारना है, कब उसको ब्रेक मारनी है। लेकिन बगल में जो साइड सीट पे बैठा होता है, वो अगर पहली बार बैठा है तो बताता रहेगा। तो वही चीज आप कर रहे हैं, जब आपको इस चीज को मालूम है और जो कंटिन्यूअस हमेशा सफर करता है, तो वो फिर कुछ नहीं बोलेगा, वो आराम से शांति से बैठा रहेगा साइड में, वो फिर जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाएगा उससे संतुष्ट रहेगा। तो आप जब इस बात को जानते हैं कि ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद स्थितियां कुछ अलग होती हैं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब तब स्थितियां अलग थी। हर 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है सड़क की स्थिति अलग से बदल जाती है। ये तो देश सालों साल चल रहा है, स्थितियां नहीं बदलेंगी क्या? मैं आपको बता दूं, ये सड़क वाली जो टिप्पणी है, मैं उस पर आपको बता दूं कि जब आज से 5 साल पहले जो सड़क पर ट्रैफिक हुआ करती थी, क्या आज वो है? निरंतर लोग बढ़े, गाड़ियां बढ़ी, और ट्रैफिक भी बढ़ा, और सड़कें भी बढ़ी, ये भी है। और ठीक उसी प्रकार हमारे देश के अंदर है। आपने जो राम जी का जो किया, मैंने भी अयोध्या का दर्शन नहीं किया है, लेकिन अयोध्या का चित्रण मेरे मन में और मेरे दिल के अंदर है, जो बस्ती है। लेकिन यहाँ का जो मुद्दा है, मैं आपके चैनल का और मैं आपका भी सम्मान इसलिए कर रहा हूँ, और सारे विपक्ष का, क्योंकि जो मुद्दा जिससे आम आदमी भी ग्रसित है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मैं इस चर्चा में इसलिए आपके साथ हूँ क्योंकि ये परेशानी से मैं भी जूझ रहा हूँ, एक आम आदमी होने के नाते। और जो सबल है वो खरीद ले रहे हैं, जो नहीं है उसके लिए पॉकेट से पैसा जा रहा है। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, ये हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था, और भाजपा के सारे प्रवक्ताओं ने भी जब चैनल पर बैठा है इस बात को किया है। लेकिन हमने इसके अंदर सुधार क्या किया, क्या हम सुधार की तरफ बढ़े, ये विषय रखता है। अगर हम लगातार फेल हो रहे हैं तो हम पास होने के लिए भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर रहे हैं, हम इसके विकल्प को तलाश रहे हैं, और हम ये भी कर रहे हैं कि जो आज एक पेपर में जो एक सुखदायी खबर आई है, जिसमें रूस और यूक्रेन की लड़ाई को थमने की भी आसार लगाए जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करेगा, सारी देशों को करेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमने जो चुनौती को लिया है, उस चुनौतियों को हमने किया है। हाँ, अगर कहीं देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, तो उस पर हम तैयारी भी कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर कैसे जीत हासिल करें, ताकि जो जनता ने आज हमें उस सिंहासन पर बैठाया है, तो उस जनता का कैसे बहुत देर सम्मान हो रही करेंगे। है राहुल जी, बहुत देर हो रही है, तैयारी करते करते बहुत देर हो रही है। अच्छा एक चीज और, कांग्रेस ये कह रही है, कह रही जब द कश्मीर फाइल्स के टिकट बांटे जा सकते हैं तो भाई पेट्रोल भी डीजल भी ये भी वितरित कर दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि पैसे की कमी तो नेताओं के पास होती नहीं है, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। हालांकि देखिए, जहाँ तक कश्मीर फाइल्स की बात, तो कश्मीर फाइल्स की बात इसलिए चर्चा का विषय है आज के समय में, क्योंकि जो लोगों ने हमें नीचे दिखाने का प्रयास किया, जो 80-20 का जो अनुपात जो योगी जी ने बताया था, वो यही है। जो 80 में ये पूरे देश के लोग हैं, और 20 में से भी 5 वो लोग हैं
जो सेकुलरिज्म की दावा किया करते हैं, तो उनके सामने हमें कश्मीर फाइल्स को इसलिए दिखाना जरूरी था कि जब जब कोई ऐसा आतंकवादी गतिविधि हमारे देश के अंदर बढ़ी है, तब तक हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने सेकुलरिज्म का हवाला देकर, सेकुलरिज्म पत्रकार बनकर, सेकुलरिज्म वादी की बात कर कर हमें छलने का प्रयास किया है। तो हमारे देश के अंदर का जो इतिहास था वो भी लोगों को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अरे ये भी इतिहास में लिखा जाएगा भाई, अगर आप डीजल पेट्रोल देंगे तो इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो डीजल पेट्रोल वितरित किया गया था। जितना प्यार कश्मीर फाइल से है या जनता जितना उत्साह दिखा रही है, काश यही उत्साह कश्मीरी पंडितों के लिए होता, कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ होता, तो कुछ तस्वीर बदलती। वहां कश्मीरी पंडितों को इस देश में अकेला छोड़ दिया गया, अत्याचार हुए, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कहीं विरोध नहीं खड़ा हुआ। जो विरोध होना चाहिए था, सांकेतिक विरोध जरूर हुआ। आज उमड़ कर सब साथ खड़े हैं कश्मीर फाइल के। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, काश कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होकर उनका दुख दर्द बांटते हम सब लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं, तो शायद उनका दर्द कुछ कम होता। ठीक बात। राहुल जी बोलिए, उसके बाद आते हैं जी देखिए, जो कश्मीर पंडित की जहां तक बात है तो हमने उनके बसाने का भी काम किया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में ऐसे प्लॉट का निर्माण को अधिग्रहण करके ऐसे भवनों का निर्माण करना शुरू किया जिसमें कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। तो हम करने वाले हैं, वो नामदार लोग हैं और हम कामदार लोग। नहीं चलिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। खैर सीके ठाकुर साहब जी, भाई ये बताइए कि आप ये आंदोलन महंगाई के खिलाफ करने तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है केवल फोटो सेशन बन करके रह जाएगा और ये जो 7-8 दिनों का ये आप आंदोलन जो अभी रणनीति बनाए हैं, इन्हीं 7-8 दिनों में ये पूरा आंदोलन सिमट जाएगा, फोटो सेशन होने के बाद पूरे बात खत्म हो जाएगी? जी नहीं, अभी 7 तक फर्स्ट पेज है, उसके बाद फिर होगा, सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन होगा। बहुत सारे अभी मुद्दे हैं, हम लोगों ने तय किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उपाध्याय साहब कह रहे थे, सही बात है, इन्होंने कि कांग्रेस पीरियड में भी महंगाई बढ़ी नहीं तो फिर यहाँ तक आई कैसे? 1977 से जब हम लोग होश है तो हम लोग उस समय से देख रहे हैं लगातार वृद्धि होकर कितना दूर तक आया। तो कहीं न कहीं तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जो रेशियो है इस सरकार में, जो मोदी 2 पेज में जितना अंतर आया है वृद्धि में, वो डिफरेंसेस नहीं होता था। जनता पर सब्सिडी का एक छाया रहता था कि यहाँ सब जनता पर बोझ नहीं पड़े। यहाँ तो साफ दिख रही कि यह सरकार जनता के लिए नहीं है, यह व्यापारियों के लिए सरकार बनी है, यह पूंजीपतियों के लिए सरकार बनी है। सिर्फ उनका देखते हैं, उनका लोन माफ करते हैं, जनता पर, किसान पर जो कर्ज होता है उसको उल्टे डंडे चलाते हैं। ये बहुत बड़ा, लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। किसान कोर्ट में जाने पर विवश होते हैं कि भाई हमने 10,000 लोन लिया था, हमने 50,000 लोन लिया था और उस लोन को चुकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको सितम दे रही है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। राहुल जी ने कहा कि कोरोना पीरियड में, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना पीरियड में पीएम केयर फंड में जितने पैसे आए, मुझे लगता है कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी, चाहे वो फेमिन का मामला हो या कोई भी मामला हो, उस मामले से बढ़ करके पीएम केयर फंड में पैसा आया। जबरदस्ती पैसे लिए गए, बैंक से काट, लेकिन पीएम इतना पैसा है कि उतना वैक्सीनेशन, तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन करने के बाद भी 90% पैसे बचे होंगे। और कोरोना पीरियड में सामाजिक लोग, जो सामाजिक संस्थाएं थी, जो सामाजिक लोग काम कर रहे थे, ठीक है, वो कोरोना का जिक्र नहीं करेंगे आज सीके ठाकुर साहब जी। आगे सारी बातें आप लोगों की समझ गए आपके, आप भी हाँ। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रहे हैं उपाध्याय जी आपके पास आ रहे हैं एक सीके ठाकुर साहब जी कि बात इसलिए हम ये पूछे कि यहाँ तक फोटो सेशन तक तो सिमट नहीं जाएगा। जब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की मार जनता झेल रही है, तो वजह आखिर क्या है कि जनता आपके साथ जुड़ नहीं रही है? आप जनता की आवाज़ ही उठा रहे हैं और उसके बावजूद जो है जनता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी होती नजर आ नहीं रही है। क्यों? क्या आप वाकई अपनी बात को या जनता की जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको जनता तक ही इस बात का एहसास नहीं करा पा रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी आवाज़ बन करके खड़े हैं?
हाँ, ये आपने सही कहा कि जनता के मन को, जनता का क्या मन है उसको टटोलने की जरूरत है। जनता क्या चाह रही है कि जब देखिए, जब आप वैक्सीनेट कर देंगे, जब आप किसी को नशे में चूर कर देंगे, तो आज क्या नशा है? हिंदू एंड हिंदू राष्ट्रवाद। जब एक नशे में लोग चूर हो चुके हैं, तो अब उस ढंग से कांग्रेस को एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम किस ढंग से जनता को यहाँ पे मोटिवेट कर पाएंगे कि नहीं, तुम्हारा वो मुद्दा नहीं है, तुम्हारा मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान है। आज लोगों के हाथ में, जहां हम कहते थे हर हाथ को काम दो, हर खेत को पानी दो, आज हर हाथ में 2 मोबाइल पकड़ा दिया गया है। मोबाइल से लोग वहां व्हाट्सएप देखते हैं, आरएसएस द्वारा चलाए गए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के किताबों को पढ़ लेते हैं। तो वो मुद्दे जनता के लिए है, उससे निकालने की जरूरत है जनता को। ये भी बात है, आपने सही कहा कि लोगों के हाथ में जो रोजगार चाहिए था, जो रोटी चाहिए था, वो रोटी आज मोबाइल के रूप में प्रस्तुत हो गया है, लोग उसी में खोए रहते हैं। तो जनता को वहां से निकालने की जरूरत है। कांग्रेस इसके लिए प्रयत्नशील है। ये आंदोलन का चरणबद्ध तरीका है। हम जनता के बीच जा करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि 2024 तक निकलो, नहीं तो ये मोदी सरकार जो है तुम्हें खा जाएगी, तुम्हारे पास कुछ भी रहने नहीं देगी। राहुल आनंद जी, आपने सुना, देखिए सीके ठाकुर साहब जी ने आपको रास्ता बताया और शायद आपको कुछ आवश्यक कार्य है, आपका यहीं तक समय, इतना ही समय आप दे पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल यहाँ तक जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, देखिए जी, सवाल कांग्रेस से इसलिए ये है, बड़ा बनता है कि कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि जनता अब समझ गई है, जनता को समझ में आने लगा है और महंगाई की मार जनता झेल रही है, वो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। इसके बाद भी जनता आखिर कांग्रेस को नकारती क्यों चली जा रही है? लगातार जो चीज़ें सामने, जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, किसी भी चुनाव को उठा करके आप देख लीजिए, क्या वजह है कि जनता महंगाई की मार भी झेल रही है सरकार से, और सरकार जो पार्टी सरकार में है, सत्ता में बैठी है, उसी को प्यार भी कर रही है। जनता आप हिंदू और हिंदुत्व से घृणा करके, उसे नशा कह के या हिंदुत्व का अपमान करके सत्ता में नहीं आ सकते। आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा। हिंदू और हिंदुत्व की भी बात करनी होगी। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, एक वर्ग विशेष की बात करते हैं। वो एक वर्ग विशेष तो सड़क रोक कर नमाज पढ़ सकता है, पूजा कर सकता है, ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा। अगर वही हिंदू करेगा हनुमान चालीसा का पाठ सड़क पर, तो पुलिस उस पर डंडे बरसाएगी। तो देखिए, कानून एक होना चाहिए, सबके लिए बराबर हो। धर्म प्रश्न आस्था का प्रश्न हो सकता है, लेकिन सरकारों को उसके साथ नहीं खड़े होकर एक अपना आइडिया प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा कह रहे थे, किसान की बात कर रहे थे ठाकुर जी। अरे उस व्यवस्था को आप तो 70 साल रहे, क्यों नहीं बदला? मुझे ध्यान है, मैं गांव से आता हूँ, ठाकुर जी शायद आपने नहीं देखा हो कि किसान से वसूली के लिए किसान आगे आगे भाग रहा होता है खेत में, और यही टाइम होता है, ये मई जून का, जुलाई का ना, जब फसल कट रही होती है तो राजस्व वसूली वाले आते हैं, और किसान को पता लग जाए कि वो राजस्व वसूली वाले आए हैं, पकड़ के बंद कर देंगे, तो किसान खेतों में भाग रहा होता है, राजस्व वसूली वाले उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, पकड़ के उसको हवाला से बंद कर देते हैं। और विडंबना और यही हो गई कि जब तक वो कुछ पैसा जमा नहीं कराएगा, वो जमानत से छूटेगा नहीं। एक तरफ तो वसूली का ये सिस्टम है, दूसरा सिस्टम पूंजीपतियों के लिए है कि करोड़ों रुपए आप वसूल नहीं करते हैं, उसे दूसरे खातों में डालकर और उन्हें राहत पहुंचाते हैं। कि सिस्टम किसकी देन है? आप भी 70 साल सत्ता में थे तो आपने भी कुछ नहीं किया। किसान आपके समय भी आत्महत्या कर रहा था, कर्जदार था, आज भी आत्महत्या कर रहा है, कर्जदार है। तो व्यवस्था परिवर्तन की आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपने नहीं निभाई, और इसीलिए जनता विश्वास नहीं करती है। और फिर देखिए, चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब 2 नाव में पैर रख के नहीं चला जाएगा, आपको वन साइड आना होगा। तो एक
घुटन थी हिंदू के अंदर और हिंदुत्व के अंदर, जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, उसके खिलाफ एक गुस्सा था और उसे मौका मिला, बीजेपी ने उसको हवा दी, तो वो गुब्बार निकला और बीजेपी सत्ता मिल गई। बड़ा सिंपल का फॉर्मूला था। आपने हिंदू और हिंदुत्व की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आप उसको हमेशा दबाते रहे, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हिंदू की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी, कौन से देश में होगी? पाकिस्तान में तो वैसे हिंदुओं को मारा जाता है, अगर हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को मारा जाएगा, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन देखा जाएगा, तो चिंतित होना स्वाभाविक है। आज कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है और 9 स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक है। ठाकुर जी, वहां उसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं है। विडंबना देखिए कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, उसको आप अल्पसंख्यक का फायदा भी नहीं दे रहे हैं, जो संवैधानिक है। संविधान ने कहा है जो जहां है और अल्पसंख्यक है, उसकी व्याख्या की है संविधान में। तो ये भी तो व्याख्या कर देते हैं, हिंदू और हिंदुत्व की ये भी तो व्याख्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, व्याख्या इनको करनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक चिंतन करना चाहिए और बदलाव प्रकृति का नियम है। अपने अंदर बदलाव करना होगा, समय के अनुकूल चलना होगा। ये समय की मांग है, लेकिन करेगा कौन? करना तो शीर्ष नेतृत्व ही होगा। और जहाँ इस तरह का है। ठीक है ठाकुर साहब, देखिए अगर अब आपको सामने खड़े होना है तो महंगाई मुद्दे ठीक है उठाइए, जनता के हर मुद्दे को उठाइए और केवल फोटो सेशन न कराइए, बल्कि जैसे विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाती थी मजबूती के साथ, वैसे आपको निभाना पड़ेगा। आपको ट्विटर और सोशल मीडिया पर नहीं बैठना होगा, आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। मई जून में भाई कौन शीर्ष नेतृत्व, कौन बड़ा नेता उतरना चाहेगा, सड़क पे धरना प्रदर्शन करना चाहेगा? आप बताइए। कोई भी बड़े, आप कार्यकर्ताओं को भेज देंगे सड़कों पर कि मई जून की भरी दोपहर में आप जाकर के सड़कों पर बैठिए, आंदोलन करिए, झंडा उठाइए और प्रदर्शन करिए। वो कितनी देर करेंगे भाई? आप उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे, फल फूल की व्यवस्था कर देंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन जब तक शीर्ष नेतृत्व, जब तक कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं रहेगा, उनका नेतृत्व नहीं करेगा, तब तक वो क्यों रुकेंगे भाई वहां पर? वो खाएंगे पिएंगे, 1 घंटे बैठेंगे, चले जाएंगे। आपको अगर मुद्दे उठाने हैं तो वास्तविकता में उठाने पड़ेंगे और एसी छोड़नी पड़ेगी, आपको वातानुकूलित कमरों को छोड़ना पड़ेगा। आप घमौरिया हो जाती हैं, आप पता है ना, अगर धूप में आप निकलिए घमौरिया हो जाती हैं। किस नेता को इस गर्मी मई जून में, आप पता करिएगा जो आपके यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, आपके यहाँ नहीं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अगर इतना ये कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, ये सड़क पे उतर रहे हैं, तो ये कौन सा पाउडर लगाते हैं भाई, कौन से साबुन से नहाते हैं कि इनको घमौरियाँ तक नहीं होती हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको घमौरियाँ हों, हम ये कह रहे हैं कि ये सड़क पर उतरें, ये एहसास करें कि नहीं, जनता की आवाज़ उठाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, उनकी आवाज़ को बनना पड़ेगा। ठाकुर साहब, लोगों को लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। टीपी ठाकुर जैसे लोग आगे आएंगे, अगर पार्टी इनको कुछ काम दे ना, जो लोग अच्छा बोल सकते हैं, अपनी बात जनता में रख सकते हैं, पार्टी उन्हें पूछती नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी वहाँ। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ता की, अच्छे लोगों की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो वो कहते हैं हम ही काफी हैं। कैसे? हाँ ठाकुर साहब, बस हाँ, और अब कांग्रेस जीत गई है, जो हम लोग का आंतरिक चिंतन हुआ है, इंटरनल चिंतन कई लगी है, दिल्ली में यह मामला आया और हिंदू पर आसपास करना पड़ेगा कि पेट्रोल की राजनीति को करना पड़ेगा। हमें बहुत सारी बातें आई है, जहाँ जहाँ कमियाँ उसका विकास हुआ है और ये जो आंदोलन होने वाला है 21 तारीख से 7 तारीख तक, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के सारे नेता
सारे जो आप कह रहे हैं कि जो इसी रूप से राजनीति करते हैं वो सबको तरक्की उतरने की जरूरत है, उतर भी रहे हैं। ये आपको दिखेगा 21 से 7 तारीख के बीच, और उसके बाद फिर जेल भरो अभियान भी चलेगा, सरकार नहीं मानेगी। ये सारे मुद्दे आएंगे और लोग को। चलिए, अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। आपके जो दिग्गज हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं आपकी पार्टी में, वो भी जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं और जनता की आवाज़ बने। कहीं पर सरकार गलत काम कर रही है तो सरकार को चिताने का काम करे, जगाने का काम करे, तो मुझे लगता है बेहतर होगा और सरकार भी जागेगी, चेतेगी। ऐसा नहीं है कब तक कान में तेल डाल करके बैठी रहेगी, आवाज़ पहुँचेगी ज़रूर एक न एक दिन। फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महंगाई को लेकर के अब लगातार जिस तरीके से कांग्रेस सक्रिय हो रही है, सक्रियता बढ़ा रही है, कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है, प्रदर्शन करने जा रही है। 31 तारीख से 7 अप्रैल तक, 31 मार्च से 7 अप्रैल तक लगातार 3 चरणों में ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। और आपको बता दें कि जिले लेवल से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक ये आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के जो दाम में इजाफा लगातार हो रहा है, इन इजाफा की वजह से ये प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार को जगाने का काम किया जाएगा, ये कांग्रेस लगातार कह रही है। और अभी जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए थे, सीके ठाकुर साहब ने कहा कि अब कांग्रेस की कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जो बड़े नेता हैं वो भी ज़मीनी तौर पर उतरेंगे, ज़मीन पर उतरेंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। सरकार जहां पर भी गलत काम कर रही है उसका मुखर विरोध करेंगे और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार को जगाने का काम करेंगे, सरकार के कान तक आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। अब ये कांग्रेसी, शायद कांग्रेस पार्टी को इस बात का इल्म हो गया है, इस बात का एहसास हो गया है कि अब जनता के बीच से अगर बनना है, जनता की आवाज़ को बनना है, बनना ही पड़ेगा। और जनता का अगर प्यार पाना है तो जनता के हर वो मुद्दे को उठाना पड़ेगा जो जनता के लिए हैं। और इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।